वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं ये लीड कोड का आज का वीकली कॉन्टेस्ट जो कि था 440। इसका एडिटोरियल देखने वाले हैं। मैंने ए से सी तक ट्राई किए हैं, तो इस वीडियो में हम वही ए से सी तक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और डी अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया। अगर मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरे से हो जाता है या फिर मेरे को सोल्यूशन समझ में आ जाता है तो उसका एक अलग वीडियो आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम जो 3 क्वेश्चन मैंने देखे उसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखो, पहला क्वेश्चन और जो तीसरा क्वेश्चन था, है ना, वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम थे। बस डिफरेंस था किसमें? डिफरेंस था कंस्ट्रेंट्स में। यानी कि इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट से 100, उस क्वेश्चन में 10⁻5 थे आई गेस। तो देखो, इस क्वेश्चन या तो तुम दोनों का देखो सेम सॉल्यूशन दोनों में ही लगा दो, है ना। लेकिन अगर तुम्हें अलग से 2 सॉल्यूशन लिखने हैं तो इसमें क्योंकि तुम्हारा ब्रूट फोर्स भी चल जाएगा, तुम ये कर सकते हो आई गेस। क्योंकि मैं देखो तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। अगर तीसरे क्वेश्चन का सेम सॉल्यूशन तुम्हें इसमें लिखना हो तो तुम वो लिख लेना, या फिर अगर तुम उम्मीद करता हो कि ब्रूट फोर्स तो इसका तुम लिख ही लोगे क्योंकि इसके कंस्ट्रेंट है 100। ठीक है, तो यानी कि जो इसमें कहा गया है हर एक के लिए तुम निकालोगे, यहाँ से ट्रेवर्स करोगे, लीनियर सर्च लगा सकते हो बेसिकली तुम इसमें। यानी कि इस फोर्स के लिए ट्रेवर्स करोगे, जो पहला वैल्यू तुम्हें उससे बड़ी मिलेगी वो वैल्यू यूज़ कर लोगे, बाद में उसको -1 सेट कर दो। ठीक है, यही इवेंचुअली सॉल्यूशन यही है कि क्या करोगे, इस 4 के लिए तुम इस पूरे पर ट्रैवर्स करोगे, जो पहली वैल्यू उससे तुम्हें बड़ी मिलेगी उसको तुम -1 सेट कर दोगे। ठीक, अब इस 2 के लिए फिर से ट्रैवर्स करोगे, देखो 3 मिला तुम्हें। अब इस 5 के लिए तुम्हें ये वैल्यू क्योंकि -1 हो चुकी है और ये भी -1 हो चुकी है, तो अब -1 और 4, तो 5 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं मिली, तो यानी कि तुम्हारा आंसर आ गया 1। ओके, तो वैसे तुम ये सॉल्यूशन अगर लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन कॉन्टेस्ट में जनरली ये अच्छा आइडिया होता है कि अगर तुम्हारे 2 कोई सॉल्यूशन सेम है तो तुम बड़े वाले कंस्ट्रेंट के लिए जो है उसको सॉल्व कर लो और फिर दोनों में सेम सॉल्यूशन चला दो। देखो जैसे मैंने जो थर्ड वाले का सॉल्यूशन है उसको ही ए में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जब हम देखेंगे तो उससे ही पहला भी हो जाएगा। बाकी अगर ब्रूट फोर्स लिखना हो तो वो मैंने बताई दिया आपको। ठीक है, हाँ, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यू आर गिवन 2 इंटीजर एरेस nums1 एंड nums2 और एक साथ में आपको पॉजिटिव इंटीजर के भी दिया हुआ है। आपको क्या बताना है? आपको हर एक इंडेक्स के लिए बताना है कि कितने ऐसे इंडेक्स जे एग्जिस्ट करते हैं सच दैट जो आपका nums1 ऑफ जे है वो आपका nums1 ऑफ आई से छोटा है। यानी कि मतलब कि किसी भी वैल्यू के लिए, जैसे मान लो 4 है तो अब इसके लिए जितनी वैल्यूज़ इस 4 से छोटी हैं, कौन कौन सी वैल्यू 4 से छोटी है? 2 छोटा है, 1 छोटा है और 3 छोटा है। ठीक, तो अब इस इंडेक्स की वैल्यूज़ यहाँ से उठा सकते हो आप nums2 से। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स और आपका जो 4th इंडेक्स है, जीरो बेस इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, तो अब वो वाली वैल्यू यहाँ से आप उठा सकते हो, यानी कि 20, 30 और 50। ठीक, 20, 30 और 50। अब आपको क्या बताना है? आपको इसमें से एटमोस्ट की वैल्यूज़ चूज़ करनी है और ऐसे चूज़ करनी है कि जो आपका सम हो वो मैक्सिमाइज हो। तो सम मैक्सिमाइज कब होगा? जब आप मैक्सिमम की वैल्यू चूज़ कर लोगे, है ना। तो यानी कि 20, 30 और 50 में से 2 वैल्यूज़ अगर आपको चूज़ करनी है और सम मैक्सिमाइज करना है तो आप ऑब्वियसली जो बड़ी वाली 2 वैल्यूज़ हैं वो चूज़ करना चाहोगे। तो 20, 30 और 50 में से आप चूज़ कर लोगे 50 और 30 और इसका जो सम है उसको उठा के रख दोगे इस वाले इंडेक्स के आंसर में। ठीक, तो यही आपको हर एक इंडेक्स के लिए करना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जल्दी से समझा देता हूँ फिर से। ओके, वैल्यूज थी 4, 2, 1, 5, 3। ठीक, और ये वैल्यूज थी इसकी 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, तो अब आपको देखो इसके हर एक के लिए आंसर एरे कैलकुलेट करनी है। तो आंसर एरे कैसे बना सकते हो आप? आंसर एरे बनाने के लिए अब आपको क्या करना है? हर एक इंडेक्स पे जाना है। इस इंडेक्स पे गए, अब आपको क्या पता करना है? वो इंडेक्स पता करो जिसकी वैल्यू, जिसके लिए ये नम्स ऑफ ये है, मान लो नम्स ऑफ 1 आपका और ये आपका नम्स ऑफ 2। ठीक, तो जिसके लिए नम्स ऑफ जे की वैल्यू जो होगी वो इस नम्स ऑफ आई से छोटी होगी। तो ऐसे कौन कौन से इंडेक्स है? ऐसे इंडेक्स आपके ये है एक इंडेक्स, ये एक इंडेक्स और ये एक इंडेक्स। ठीक है, तो यानी कि 3 वैल्यूज आपके पास आ गई, 50, 20 और 30। ठीक, अब इनमें से क्या करना है? के की वैल्यू आपकी 2 है, तो एटमोस्ट 2 वैल्यूज आपको पिक करनी है सच दैट आपका सम जो हो वो मैक्सिमम। तो कौन सी 2 वैल्यूज इनमें से तुम पिक करना चाहोगे? ऑब्वियसली 50 और 30 पिक करोगे, क्योंकि 20 पिक करने से कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रही है। तो ये क्यों पिक करोगे आपको जब सम को मैक्सिमाइज करना है? तो आपका सम कितना आ गया? सम आ गया 80। तो यानी कि आंसर ऑफ जो भी आई है उसमें 80 रख दोगे आप। ऐसे ही अब दूसरे के लिए करो, दूसरे के लिए करो, किसी और कलर से दिखाता हूँ। ठीक है, अब 2 के लिए, 2 पे बात आई, 2 पे बात आई तो अब 2 से जो छोटी वैल्यूज़ है वो बताओ कितनी है? 2 से छोटी केवल एक वैल्यू है। ठीक, इसीलिए एटमोस्ट दिया हुआ है कि आपको हो सकता है कि के वैल्यूज़ एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। तो क्या करोगे आप? तो जितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उतनी चूज़ कर लो। तो 2 से देखो छोटी वैल्यू खाली 1 है।
इसका सम कितना है, इसका सम है 30, तो यानी कि 30 आप उठा के सीधे सीधे इसके आंसर में रख दोगे। ठीक, अब बात आई 1 पे, किसी दूसरे कलर से फिर से दिखाता हूँ। 1 पे बात आई, 1 से छोटी कितनी वैल्यूज़ है, 1 से छोटी कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 0। अब बात आई 5 पे, 5 से छोटी कितनी वैल्यूज़ है, 5 से सारे ही छोटे हैं। ठीक, तो यानी कि 50, 30, 10, 20। अब बताओ इसमें से कोई दो वैल्यूज चूज़ करनी है सच दैट तुम्हारा सम मैक्सिमम हो, तो कौन सी दो चूज़ करोगे, 50 और 30 चूज़ करोगे, यानी कि 80 आ गया इसके लिए भी। 3 पे बात आई, 3 से छोटी कौन कौन सी वैल्यूज है, 3 से छोटा है 2, 3 से छोटा है 1, तो यानी कि इसका सम हो गया 50। ठीक, फाइनली तुम्हारे पास ये जो एरे आ गई है 80, 30, 0, 80, 50, यही एरे रिटर्न करनी है तुम्हें। ठीक, अब इसको कैसे करोगे, देखो ब्रूट फोर्स जो इसका है वो सिंपल सा है। क्या है ब्रूट फोर्स, कि जो कर रहे हो वही करते रहो। क्या कर रहे हो कि हर एक आई पे जाओगे, आप पूरे जे के लिए ट्रैवर्स करो कि इससे कौन कौन सी छोटी वैल्यूज़ है, जो जो छोटी वैल्यूज़ मिल रही हैं वो उठा के उसमें से तुम टॉप के वैल्यूज़ चूज़ कर लो। ठीक, टॉप की वैल्यूज़ कैसे चूज़ करोगे, देखो टॉप के वैल्यूज़ चूज़ करने का एक अलग क्वेश्चन होता है स्पेसिफिक। क्या क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन होता है कि तुम इसमें से के वैल्यूज़ एटमोस्ट की वैल्यूज़ चूज़ करनी है और सम तुम्हारा ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए तुम क्या यूज़ करते हो, उसके लिए तुम यूज़ करते हो प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू या फिर हीप कह लो। ठीक, C++ में क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटी क्यू से होती है तो इसलिए हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो होता क्या है, होता है कि तुम देखो क्या करते हो, दो तरीके होते हैं इसके। एक होता है तुम्हारा n log n का सॉल्यूशन, जिसमें तुम क्या करते हो, पूरी एरे अगर तुम्हारी n साइज़ की है तो तुम हीप में भी सारे एलिमेंट्स डालते जाते हो और फाइनली सारे एलिमेंट्स डाल दिए तुमने, और लास्ट में क्या करते हो तुम, जो टॉप के एलिमेंट्स हैं मैक्स हीप बनाओगे तुम। मैक्स हीप में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स तुम्हारे कैसे स्टोर होंगे, जो पहला एलिमेंट होता है वो मैक्स होता है तुम्हारा, तो के बार तुम ऊपर का एलिमेंट उठा लो, है ना। क्या किया तुमने, सारे एलिमेंट्स डाल लिए। अब सबसे ऊपर क्या पड़ा होगा, सबसे ऊपर पड़ा होगा इन n वैल्यूज़ में से सबसे मैक्स कौन है। ठीक, तो एक बार तुमने इस टॉप को उठा लिया, अब टॉप पे कौन आ जाएगा, अब टॉप पे आ जाएगा जो अब मैक्स है। ठीक है, तो अब फिर से तुम उठा लो मैक्स वाले को, फिर से तुम उठा लो मैक्स वाले को, फिर से तुम मैक्स वाले को उठा लो, तो ऐसे तुम के बार जो मैक्स वाले उठा लोगे तो बेसिकली तुम्हें अपना सम पता चल जाएगा एटमोस्ट की वैल्यूज़ चूज़ करके। ठीक, ये सोल्यूशन होता है तुम्हारा n log n का। क्यों, क्योंकि तुमने देखो टोटल n वैल्यूज़ तो तुमने ट्रेवर्स करके डाली और हर एक वैल्यू को डालते टाइम मैक्सिमम तुम्हारा हीप का साइज़ क्या हो सकता है, मैक्सिमम तुम्हारा हीप का साइज़ n हो सकता है, क्योंकि तुम सारी वैल्यूज़ कंसीडर कर रहे हो। ठीक, इससे अच्छा सॉल्यूशन एक एग्जिस्ट करता है जो तुम्हारा होता है n log k का। अगर तुमने ये डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा है तो एक बार ट्राई करो जाके ये डेडिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि ये भी एक तुम्हारा स्टैंडर्ड इंटरव्यू की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये भी तुम्हें पूछी जा सकती है। मैं तो एक बार छोटा सा जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें पूरा इंट्यूशन वाइज अगर देखना है तो जाके एक बार इसका भी डेडिकेटेड ये भी लीड कोड पे अवेलेबल है आपकी, जाके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो बेसिकली क्या करोगे इसमें एक, अब देखो दूसरा तरीका n log k है, यानी कि तुम्हारा कभी भी हीप का साइज़ जो होगा वो k से बड़ा नहीं हो सकता। तो अब देखो अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैं टॉप के एलिमेंट्स उठा रहा था, अब मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जो मेरे हीप में एलिमेंट्स पड़े होंगे, हीप में जो के एलिमेंट्स पड़े होंगे यही के एलिमेंट्स मेरे मैक्सिमम के एलिमेंट्स होंगे। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक बकेट बना के चलता हूँ। ठीक, और मेरी एक एरे मान लो, मेरी एक एरे मान लो 3, 1, 4 है ना, 4, 5, 2। अब मान लो मेरे को टॉप 2 एलिमेंट्स चूज़ करने। ठीक, अब मेरे को टॉप 2 नहीं 3 ले लेते, 3 एलिमेंट्स चूज़ करने। ठीक, तो क्या किया मैंने, देखो स्टार्टिंग में मैं अपनी ये के साइज़ की विंडो लेके आया, के साइज़ का मतलब अपने हीप लेके आया। अब मैंने कहा 3 को क्या इसमें डाल सकता हूँ, हाँ क्योंकि अभी विंडो का साइज़ ही कम है, अभी मेरा हीप का साइज़ ही उतना नहीं है। 1 को क्या डाल सकता हूँ इसमें, हाँ 1 को भी डाल सकता हूँ इसमें। अब क्या 4 को इसमें डाल सकता हूँ, हाँ 4 को भी डाल सकता हूँ। अब देखो मेरी हीप जो है उसका साइज़ 3 हो चुका है, तो यानी कि अब कोई भी एलिमेंट्स अगर डालोगे, अगर कोई भी एलिमेंट डालूंगा तो एक एलिमेंट मेरे को इसमें से हटाना भी पड़ेगा। ठीक, जैसे देखते हैं, अब इस 5 को मैंने डाला, 5 को मैंने डाल लिया। अब मैंने 5 को डाला तो अब बेसिकली मेरा हीप का जो साइज़ था वो के से बड़ा हो चुका है, तो यानी कि अब कोई एक एलिमेंट जो होगा वो इसमें से निकालना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो अब देखो, अब बताओ दिमाग लगा के बताओ कि इसमें से मुझे मैक्सिमम सम इस हीप के अंदर रखना है, तो मैं कौन सा एलिमेंट निकालना चाहूँगा। ऑब्वियसली जो एलिमेंट सबसे छोटा है, जो एलिमेंट सबसे वीक है इसमें, जो मेरे सम में सबसे कम कंट्रीब्यूट कर सकता है, उस एलिमेंट को मैं इसमें से निकालना चाहूँगा। तो यानी कि क्या करूँगा मैं, जैसे ही मेरा हीप का साइज़ कभी भी के से बड़ा हो जाता है तो मैं जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको इस हीप से निकाल दूंगा। ठीक है, तो अब इस छोटे एलिमेंट को निकालने के लिए क्या करोगे, कौन सी हीप बनेगी,
सबसे छोटा एलिमेंट टॉप पे किस में होता है, वो होता है मेरे मिन हीप में। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मिन हीप लेकर चलूँगा के साइज़ की। जैसे ही मेरी वैल्यूज़ के से बड़ी हो गई वैसे ही मैं क्या करूँगा, सबसे छोटा एलिमेंट जो है उसको निकाल के बाहर फेंक दूंगा। तो यहाँ मान लो मैंने इसको बाहर फेंक दिया, अब मेरा 2 आया, 2 आया। ठीक, 2 को भी इसमें डाल लिया, अब फिर से 4 एलिमेंट्स हो गए। ये हीप का साइज़ मेरा 3 होना चाहिए। ठीक, तो अब क्या करूँगा, फिर से जो सबसे छोटा एलिमेंट है 2 ही सबसे छोटा एलिमेंट निकाल के बाहर फेंको। अब जो इसके अंदर एलिमेंट्स बचे हैं उनका जो मैक्सिमम सम है वही मेरा हीप का मैक्सिमम सम होगा। ठीक, के एलिमेंट्स चूज़ करके मैक्सिमम सम इतना ही बना सकता हूँ। तो ये तो हमने एक सब प्रॉब्लम छोटी सी सॉल्व कर ली, जिसमें हम क्या पता कर सकते हैं, अब हमको एक एरे दी हो, यानी कि अगर हम किसी भी तरीके से सेलेक्ट कर लें कौन कौन सी वैल्यूज़ इस वाले आई से बड़ी हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ इस आई से छोटी है, मतलब कि अगर ये हम चूज़ कर लें तो हम बेसिकली एन लॉग के में ये पता कर सकते हैं कि हम कौन कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यूज़ पिक करके मैक्सिमम सम क्या बना सकते हैं। ये चीज़ हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, अब लेकिन हम ये पिक कैसे करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ इससे छोटी हैं, ये चीज़ अब हम कैसे पता लगाएंगे। देखो अभी तो हम क्या कर रहे थे, अभी हम हर एक बार एक्स आई को चूज़ कर रहे थे, तो इसके लिए सारे जे पर ट्रैवर्स कर रहे थे। ठीक है, जो कि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हम हर एक के लिए हर एक पर ट्रैवर्स कर रहे हैं बार बार। ठीक, तो ऐसे केसेस में देखो क्या होता है, ऐसे केसेस में जिसमें आपको बार बार ट्रैवर्स करना पड़ रहा होता है, क्या था 41253 आई गेस। ठीक, और आपका ये था 10 20 30 40 50। ठीक, तो जिन केसेस में आपको बार बार ट्रैवर्स करना पड़ता है उन केसेस में देखो एक चीज़ होती है ना, मैंने बहुत बार अपने क्वेश्चंस में डिस्कस कर रखी है कि अगर कभी भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी हो तो आप देखो किसी तरीके से आप एक कोई ऑर्डरिंग बना सकते हो क्या, किसी भी तरीके से आप इसको एक किसी ऑर्डरिंग में डिवाइड कर लो अगर, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी कम हो जाएगी। क्योंकि क्या करोगे आप फिर उसी ऑर्डर में ट्रैवर्स करोगे और उसी ऑर्डर में ट्रैवर्स करने पे आपको दोबारा इस जे का लूप नहीं लगाना पड़ेगा। जो अभी हर एक आई के लिए आपको एक जे का लूप लगाना पड़ रहा है वो लूप नहीं लगाना पड़ेगा आपको। कैसे, देखो अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस एरे को इसके बेसिस पे सॉर्ट कर लूँ, किसके, ये जो नम्स ऑफ आई है इसके बेसिस पे सॉर्ट कर लूँ, लेकिन सॉर्ट ऐसे करूँगा कि मेरा इस पूरे पेयर को सॉर्ट करूँ, यानी कि इस पूरे पेयर के साथ सॉर्ट करूँ। क्योंकि अगर देखो मैं खाली ऐसे अलग अलग दोनों एरे को सॉर्ट करूँगा तो मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये जो आई है नम्स ऑफ आई है ये एसोसिएटेड है किसके साथ, नम्स 2 ऑफ आई के साथ, यानी कि इस 2 की वैल्यू 30 ही रहेगी। अगर मैंने इसको सॉर्ट कर दिया तो अब किसी की वैल्यू किसी के साथ भी हो सकती है ना, तो इसलिए ऐसे सॉर्ट करूँगा कि ये पेयर वाइज सॉर्ट हो। ठीक, तो ये पेयर वाइज सॉर्ट हो, तो अब क्या हो जाएगा, अब मेरा हो जाएगा ये 120 230 350 और मेरा हो जाएगा 410 और मेरा हो जाएगा 540। ठीक, देखो अब एक ऑर्डरिंग डिवाइड कर ली, तो अब देखो इसमें क्या एक चीज़ दिख रही है, तुमको एक चीज़ दिख रही है कि हर एक एलिमेंट के लिए आप जो एलिमेंट पिक कर सकते हो वो सारे उसके लेफ्ट में हैं। हर एक एलिमेंट के लिए जो सारे एलिमेंट्स तुम पिक कर सकते हो, जिनमें से तुम्हें के एलिमेंट्स पिक करने हैं, वो सारे एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, वो सारे एलिमेंट्स उसके लेफ्ट में पड़े हुए हैं। ठीक, अब तुम्हें क्योंकि सारे एलिमेंट्स पता है तो क्या कर रहे हो तुम, देखो अब बेसिकली देखो इस एक प्रायोरिटी क्यू बना के चलो। प्रायोरिटी क्यू किस लिए, प्रायोरिटी क्यू तुम्हारा बताएगी कि कौन से टॉप के एलिमेंट्स तुमने चूज़ करें, कौन से टॉप के एलिमेंट्स तुम्हें मैक्सिमम सम देंगे। ठीक, अब देखो जिस 120 के लिए तुम देख रहे हो, ठीक, तो 1 से छोटे कितने एलिमेंट्स हैं, वो सारे तुम्हारे हीप में पड़े होंगे। जो भी तुम मैक्सिमम एलिमेंट चूज़ करना चाहते हो वो तुम्हारे हीप में पड़े होंगे। हीप में क्या पड़ा है, कुछ नहीं पड़ा है, तो सम क्या होगा, सम होगा 0। तो 1 से कोई छोटा एलिमेंट था ही नहीं। अब लेकिन ये 1 अपडेट हो जाएगा किसके लिए, आने वाले नंबर्स के लिए। तो अब ये 1 जितने भी नंबर्स आएंगे उन सब में से छोटा है, तो अब क्या करोगे, अब तुम इसको अपने हीप में अपडेट कर लो। अंदर ही 20 गया तो इसका सम भी 20 हो जाएगा इस हीप का। ठीक, सम किस लिए लेके चलना है, सम इसलिए लेके चल रहा है कि हमें पूरा हीप को दोबारा ट्रैवर्स ना करना पड़े। हीप को अगर दोबारा ट्रैवर्स करोगे तो ऑर्डर ऑफ के दोबारा लग जाएगा तुम्हारा। उससे अच्छा कि तुम एक सम लेके चलोगे तो तुम ऑर्डर ऑफ 1 में आंसर कर पाओगे कि तुम्हारे हीप में जो एलिमेंट्स पड़े हैं उनका सम क्या है। ठीक, अब 2 पे बात आई, 2 पे बात आई, 2 से पूछा गया कि तुम्हारे छोटे एलिमेंट्स क्या है। इसने कहा मेरे छोटे एलिमेंट्स जो होंगे मेरे हीप में पड़े होंगे और टॉप के एलिमेंट्स उनमें से चूज़ करके भी हीप में पड़े होंगे। ठीक, तो मैंने कहा 2 तुम्हारा आंसर क्या है, 2 ने कहा मेरा आंसर है जो ये सम है भी वही मेरा आंसर है। तो इसमें 2 ने कहा मेरा आंसर हो गया 20, 1 का आंसर था 0। ठीक, अब 3 पे बात आई, 3 पे बात आई, 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए होगा कि तुम्हारा इससे छोटे एलिमेंट्स को नहीं, पहले 2 को अपडेट भी तो करोगे। 2 को अपडेट करो तुमने 30, मान लो के की वैल्यू तुम्हारी थी 2, तो यानी कि 2 एलिमेंट्स अभी भी 2 हैं,
बिल्कुल सही है, अभी भी कंडीशन वायलेट नहीं कर रही। जैसे ही एलिमेंट 2 से ज़्यादा हो जाएंगे वैसे ही हम क्या करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट जो है उसको निकाल देंगे हीप से बाहर। ठीक, अब 3 के लिए बात है, 3 ने कहा जो भी सम है वो मेरा आंसर है, तो 50 है। ठीक, अब 3 ने कहा मुझे भी अपडेट कर दो, तो यानी कि 50 इस हीप में डालना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो 50 डालते ही इसका सम क्या होगा, इसका सम हो गया 80। ठीक, लेकिन हीप में कितने एलिमेंट्स हो गए, हीप में 3 एलिमेंट्स हो गए। एटमोस्ट कितने चूज कर सकते हो, 2 चूज कर सकते हो। तो एक एलिमेंट को निकाल के फेंका जाएगा। कौन निकाल के फेंका जाएगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट है, 20 है सबसे छोटा एलिमेंट, 20 को निकाल के फेंका। और 20 को निकाल के फेंका तो अब इसको इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि अब नया सम क्या हो गया, नया सम हो गया, सॉरी पहले 50 था ना, 50 और 50 100 हो गया था, और अब 20 को निकाला तो इसमें से 80 हो गया। अब सम तुम्हारा जो हीप के अंदर सम है वो 80 है आपका। ठीक, अब 4 के लिए आए, 4 के लिए आंसर क्या होगा, जो भी आपका सम है, 4 के लिए सम है 80। अब 4 को अपडेट करोगे, 4 को अपडेट करा, 10 अंदर गया, 10 अंदर गया, सम हो गया 90। अब सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 10 है, निकाला गया, तो यानी कि सम फिर से हो गया 80। 5 के लिए आए, 5 के लिए क्या होगा, आंसर होगा 80। और अब 5 को अपडेट करोगे यानी कि 40 डाला इसमें। 5 को अपडेट करने को मतलब नहीं क्योंकि लास्ट एलिमेंट है, लेकिन अपडेट फिर भी अगर आप कर लो जस्ट टू मेक थिंग्स कंसिस्टेंट, तो आपका ये 120 हो गया। और एलिमेंट निकाल के फेंको कौन सा, वो 30 वाला निकाल के फेंको, वो तो 90 हो गया। अब अगर इसके आगे कोई भी एलिमेंट होता, मान लो 6, 10 समथिंग होता, तो अब इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर ये 90 हो जाता। ठीक, तो 2 चीज़ें इसमें क्या सीखने वाली थी। पहली चीज़ सीखने वाली थी जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि आपको एक एरे दी होकर n साइज का, टॉप के एलिमेंट्स आपको चूज़ करने हो, मैक्सिमम के एलिमेंट्स चूज़ करने हो। या तो क्वेश्चन इस नाम से पूछा जाता है कि आपको बताना है कि kth लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है या फिर kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो बिल्कुल सेम ही तरीका होता है। उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको सम नहीं लेकर चलना होता है, जो आपका टॉप पे पड़ा होता है वही आपका मैक्सिमम एलिमेंट होता है, या तो kth स्मॉलेस्ट या तो kth लार्जेस्ट। ठीक है, लेकिन तरीका यही होता है कि एक विंडो लेके चलोगे आप, और जैसे ही कोई भी एक एलिमेंट आएगा और आपका विंडो का साइज अब k से बड़ा हो गया, वैसे क्या करोगे आप, उसमें से जो सबसे छोटा एलिमेंट है या जो सबसे बड़ा एलिमेंट है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको निकाल के हीप से बाहर कर दोगे और फिर से उसका साइज k के बराबर कर दोगे। ठीक, ये एक चीज़ सीखने लायक थी। दूसरी चीज़ क्या सीखने लायक थी कि जब आपको देखो किसी भी आई के लिए बार बार ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा आप क्या करो, उसमें एक ऑर्डरिंग ढूंढने की कोशिश करो कि हम ट्रैवर्स ही इस डायरेक्शन में करेंगे कि हमें दोबारा ट्रैवर्स ना करना पड़े। हमारे किसी भी आई के लिए जो सारे जे वैलिड है वो सारे मेरे उससे पहले ही आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ही हम ट्रैवर्स करेंगे कि जो भी मेरे सारे वैलिड वाले जेज हैं वो सारे मेरे इससे पहले ही आ रहे हैं। ठीक, तो अगर इसका हम कोड एक बार देखने की कोशिश करें तो देखो इस कोड में क्या करेंगे हम, देखो मैंने क्या बनाया, पेयर ऑफ पेयर बनाया। पेयर ऑफ पेयर क्यों बनाया है, क्योंकि देखो हमें 3 चीज़ें स्टोर करनी है, एक तो नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ आई और नम्स 2 ऑफ आई, और साथ में देखो एक आई भी स्टोर करना है, क्योंकि देखो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर को तो तुम्हें ओरिजिनल पोजीशन पे अपडेट करना है ना। मान लो ये 4 तुम्हारा सॉर्ट होने के बाद इस पोजीशन पे चला गया, लेकिन जो फाइनल आंसर है उसको अपडेट तो तुम्हें जाके 0th इंडेक्स पे करना है ना, कि ये 4 इनिशियली कहाँ पे था, 4 इनिशियली 0 पोजीशन पे था, तो इसलिए उसकी वो पोजीशन जो है वो भी आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी। ठीक, मैंने क्या किया, देखो एक सम बनाया, प्रायोरिटी क्यों बनाई, फिर से प्रायोरिटी क्यों बनाई, मिन प्रायोरिटी क्यों बनी, मिन प्रायोरिटी क्यों, क्योंकि जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको डिस्कार्ड करोगे। ठीक, उसके बाद क्या किया, मैंने सॉर्ट कर लिया अपनी इस एरे को। सॉर्ट करने के बाद अब क्या किया, अब मैंने ट्रैवर्स करना चालू किया। ट्रैवर्स करने के लिए देखो मेरा जो भी आंसर, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो मेरा जो सम में पड़ा होगा। अब सम में आंसर तो स्टोर कर लिया, अब इस एलिमेंट को अपडेट करोगे। इस एलिमेंट को अपडेट कैसे करोगे, देखो 2 कंडीशंस हो सकती हैं। देखो अगर मान लो मल्टीपल सेम वैल्यूज़ प्रेजेंट है, ये एक एज केस है इसका, कि मान लो मल्टीपल सेम वैल्यूज़ प्रेजेंट है, तो देखो मान लो जैसे तुम्हारे 1 2 3 3, ये 3 2 बार प्रेजेंट है, तो देखो इस 3 तक तो बात सही है, लेकिन इस 3 को अपडेट अभी नहीं कर सकते हो। क्यों अपडेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस 3 के लिए अब जो तुम्हारा प्रायोरिटी की होगी उसमें तुम उम्मीद कर रहे हो कि वैल्यूज़ खाली 1 और 2 की अपडेटेड पड़ी हो, क्योंकि इस 3 की वैल्यू अगर अपडेटेड पड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू मैच नहीं कर रही ना, क्योंकि नम्स ऑफ जे ऐसे चूज़ करने तुम्हें जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन हो तुम्हारे नम्स ऑफ आई से, है ना। तो इसलिए तब तक तुम ये 3 अपडेट नहीं करोगे जब तक तुम्हें सेम वैल्यूज़ मिलती जा रही हैं। ठीक है, तो इन 3 के लिए तुम्हें खाली 2 ही तक की अपडेट करनी है वैल्यूज़। जैसे ही तुम सारे 3 कंसिडरेशन में ले लोगे, अब मान लो आगे नंबर 4 की बारी आ गई, अब जैसे 4 की बारी आने वाली है तो अब इन सारे 3 को अपडेट कर दो तुम इसमें। तो वही देखो सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि जब तक ये 3 अपडेट नहीं कर सकते हो तब तक ये 3 को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करके रख लो, जब तक वैल्यूज़ तुम्हारी सेम है अगली वैल्यू की।
ठीक, जैसे ही तुम्हें ऐसा मिल जाता है कि हाँ नहीं अब अपडेट कर सकते हो, तो वैसे क्या करोगे, वैसे ही तुम ये देखो अब लूप चला के इसमें सारे 3 की वैल्यूज़ जो थी उनको सबको निकाल के अपडेट कर दोगे। कैसे अपडेट कर रहे हो, पहले अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर लिया डायरेक्ट एलिमेंट और सब में ऐड कर लिया। अब अगर तुम्हारा प्रायोरिटी क्यू का साइज़ जो है वो के से बड़ा हो गया है, तो अब क्या करोगे, तो अब करोगे तुम कि सम को उठाओगे और सम को सम में से जो टॉप का एलिमेंट है यानी कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको निकाल के डिस्कार्ड कर दोगे और साथ में उसको सम में से माइनस भी कर लोगे। ठीक है, पॉप भी कर दिया और इसको सम में से माइनस भी कर दिया और फाइनली अपने जो ये टेम्परेरी एरे जो बनाते चल रहे हैं उसको क्लियर कर दोगे, क्योंकि अब सारे 3 जो है उसका काम खत्म हो गया, सारे 3 डिलीट कर दो। अब कोई दूसरा एलिमेंट जब मल्टीपल टाइम्स आएगा तो उसको फिर से तुम्हें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन कितने का हो गया, ये देखो इसमें आप क्या कर रहे हो, एक बार n पे ट्रैवर्स कर रहे हो और साथ में एक प्रायोरिटी क्यू लेके चल रहे हो के साइज की, तो ये n log k में आपने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, लेकिन n log k से बड़ा फैक्टर आपका ये n log n वाला है, क्योंकि सॉर्ट भी तो कर रहा हो, तो बेसिकली n log n प्लस n log k यानी कि दोनों से बड़ा कौन सा है, दोनों में से n log n आपका बड़ा होगा, तो आपका n log n नहीं n log n या फिर n log k में से जो आपकी वैल्यू बड़ी होगी, है ना, तो बेसिकली k जो आपका होगा वो n से छोटा ही होगा हमेशा, तो n log n वाला फैक्टर ही आपका बड़ा होगा, तो n log n में आपका ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं कुछ भी समझ में आया इस क्वेश्चन में तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइनल क्वेश्चन जो आज हम देखने वाले हैं। हाँ, तो अब ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको 2 एरेज दी हुई है। ठीक है, एक दिया हुआ आपको फ्रूट्स और एक दिया हुआ आपको बास्केट। ठीक, फ्रूट्स दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स आपके हैं, बास्केट्स दिया हुआ कि आपको बास्केट कितने साइज़ की दी हुई है। ठीक, तो बेसिकली देखो जैसे कि ये आपका दिया हुआ है कि आपका 4 फ्रूट्स है, 2 फ्रूट्स है, 5 फ्रूट्स है। देखो बेसिकली अगर हम डायरेक्ट एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट एग्जांपल से देख के बताता हूँ। तो आपका एग्जांपल क्या था, आपका एग्जांपल था 4 2 5 3 5 4, 4 2 5 और 3 5 4। ठीक, ये आपके हैं कि कितने फ्रूट्स हैं आपके पास और ये आपका बास्केट का साइज़ है। ठीक, तो आप बेसिकली देखो हर एक फ्रूट के लिए आपको बताना है कि इस फ्रूट को उठा के आप किसी एक बास्केट में डाल सकते हो कि नहीं। जितने ऐसे फ्रूट होंगे जिनको आप किसी भी बास्केट में नहीं डाल सकते उसका काउंट आपका आंसर होगा। ठीक, जैसे कि देखो डालोगे कैसे आप बास्केट में डालने की कंडीशन है कि ये 4 उठाया आपने, अब इस 4 को पहली ऐसी बास्केट में डाल दोगे जिसमें ये 4 फिट हो सकता है। किस में ये 4 फिट हो सकता है, उस बास्केट में फिट हो सकता है जिसकी कैपेसिटी जो होगी वो 4 से बड़ी होगी। तो ये क्या 4 फ्रूट्स 3 वाली बास्केट में डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, क्योंकि एक फ्रूट कहाँ जाएगा फिर। अब ये 4 वाले फ्रूट ये 5 वाली बास्केट में डाल सकते हो क्या, हाँ इस 4 वाले फ्रूट को 5 वाली बास्केट में डाल सकते हो, तो इसको आपने इस 5 वाली बास्केट में डाल दिया। और अब एक बास्केट में एक ही टाइप के फ्रूट आ सकते हैं, मान लो इसका कैपेसिटी 10 होती तो आप इसमें कोई ऐसे 2 टाइप के फ्रूट्स नहीं डाल सकते हो, तो एक फ्रूट एक ही बास्केट में डाल सकते हो। तो अब इस 5 में आपने डाल दिया और ये 5 वाली बास्केट अब आपकी ख़त्म हो गई। ठीक, अब इस 2 की बारी आई, अब 2 की बारी आई तो 2 क्या करेगा, 2 को आप किस बास्केट में डाल सकते हो, 2 को आप 3 वाली बास्केट में डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। तो 2 को 3 वाली बास्केट में डाला और बात खत्म हो गई। अब 5 आया, 5 को क्या आप ये 4 वाली बास्केट में डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, तो अब सारी बास्केट्स तो खत्म हो गई, कोई बास्केट आपके पास है नहीं। तो यानी कि ये 5 जो है ये किसी भी बास्केट में नहीं डल पाया, तो आपका एक ही ऐसा फ्रूट है जो कि किसी भी बास्केट में नहीं डल पाया, तो ये 1 आप रिटर्न कर दोगे अपनी। ठीक है, यही करना था आपको इस क्वेश्चन में। दूसरा एक बार दूसरा टेस्ट केस भी देख लेते हैं, 3 6 1 6 4 7, 3 6 1 6 4 7। ठीक, तो देखो ये 3 वाला फ्रूट किस बास्केट में डाल सकते हो, ये 3 वाला फ्रूट ये 6 वाली बास्केट में डाल सकते हो, 6 वाली बास्केट की कहानी खत्म। अब ये 6 वाला फ्रूट कहाँ डाल सकते हो, ये 6 वाला फ्रूट तुम डाल सकते हो इस 7 वाली बास्केट में, तो इस 7 वाली बास्केट की कहानी भी खत्म। अब ये 1 वाला फ्रूट कहाँ डाल सकते हो, ये 1 वाला फ्रूट ये 4 वाली बास्केट में डाल सकते हो, तो इसकी भी कहानी खत्म। ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं मिला इसमें तुम्हें जो कि किसी भी बास्केट में ना डाल सकते हो, तो यानी कि 0 ऐसे फ्रूट्स मिले जो किसी बास्केट में नहीं जा सकते, तो ये 0 आंसर रिटर्न कर दोगे। ठीक, तो यही करना है आपको। अब देखो पहला क्वेश्चन भी सेम था, लेकिन उसमें कंस्ट्रेंट क्या थे, उसमें कंस्ट्रेंट थे छोटे, उसमें कंस्ट्रेंट थे खाली 100। ठीक, तो उस केस में हमने क्या किया था, उस केस में हमने हर एक फ्रूट को उठाया था और इस बी वाली बास्केट में ट्रैवर्स कर रहे थे। पहली ऐसी बास्केट जो मिल जा रही थी जो उसकी वैल्यू छोटी थी उसमें जाके हम इसको रख दे रहे थे, उसको हम -1 डाल दे रहे थे। ठीक है, ऐसे ही फिर हर एक बास्केट के लिए कर रहे थे, जो भी पहली आपका फ्रूट ऐसा मिल जाएगा, नहीं जो भी मतलब जितने नंबर ऑफ फ्रूट्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि किसी भी बास्केट में नहीं जा सकते वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस केस में क्या आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कॉम्प्लेक्सिटी होगी जो फ्रूट की एरे का साइज़ है
और जो बास्केट के एरे का साइज़ है दोनों का मल्टीपल। ठीक, क्योंकि हर एक फ्रूट के लिए आप सारी बास्केट्स पर ट्रैवल्स कर रहे हो, हर एक फ्रूट के लिए सारे बास्केट्स पे। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इसका जो साइज़ है, इसका साइज़ मान लो n है, बास्केट का साइज़ क्या होगा, बास्केट का साइज़ मान लो m है, तो n क्रॉस m में आप इसको कर सकते थे। लेकिन इसमें तो आपका ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये तो नहीं चलेगा, पहला क्वेश्चन इससे चल जाता है लेकिन तीसरा इससे नहीं चलेगा। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन आप देखो नहीं कर पाए हो तो इसमें हताश होने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि ये इसमें भले लिखा हुआ है कि ये मीडियम क्वेश्चन है, लेकिन ये मीडियम नहीं है। आई थिंक कि ये लोग बाद में इसका टैग चेंज कर देंगे, क्योंकि इसके सबमिशन भी बहुत कम थे और इसमें जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसके सबमिशन भी बहुत कम थे और एक्सेप्टेंस रेट अगर आप देखो तो वो भी इसका 10% ही है। ठीक, तो अगर आप ये नहीं कर पाए हो, क्योंकि देखो आपको हो सकता है कि आपको रेंज क्वेरी डेटा स्ट्रक्चर नहीं आते हो। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाओ तो देखो इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है आप, लेकिन बस ये मान के चलो कि इस क्वेश्चन के बाद आपको रेंज क्वेरी डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, आपको ये पहला क्वेश्चन मान के चल रहा है कि अभी तक मेरे को नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में लेकिन मैं सीख लूँगा। ठीक है, आज ही बेस्ट डे है कि मैं ये सीख लूँगा और इसके बाद अगर कभी भी आएगा कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें कुछ सेगमेंटरी जैसा कुछ लग रहा होगा तो मैं उसको कम से कम अटेम्प्ट कर पाऊँ। देखो आज का क्वेश्चन आप हो सकता है अटेम्प्ट ही ना कर पाए हो, आप सोचते रह गए हो सेट से या बाइंड रिसर्च या ऐसा कुछ सोचते रह गए हो, लेकिन हो सकता है आप इसको अटेम्प्ट ही ना कर पाए। ठीक, लेकिन अगली बार कम से कम क्वेश्चन आए तो आप ऐसा ना सोचो कि हाँ सेगमेंटरी है ये तो मेरे से होगा ही नहीं। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप ये ट्राई करने की कोशिश करो, अभी तक नहीं कर पाए पिछला सब कुछ भूल जाओ, लेकिन बस ये मेक श्योर करना कि आज के बाद जिस भी क्वेश्चन पे तुम जा रहे हो तो एक आपके आइडियाज़ में सेगमेंटरी को भी लेके चलो। ठीक, बस इतना अगर आपने इस क्वेश्चन से ले लिया तो यही बेस्ट चीज़ जो आपको ये क्वेश्चन सिखाना चाह रहा है। ठीक, तो देखो आओ कैसे कर सकते हैं। अगर आपने देखो कभी सेगमेंटरी नहीं किया तो एक बार मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार जाके किसी भी यूट्यूब से जाके किसी का भी सेगमेंटरी का एक कोई वीडियो देख के आओ। ठीक है, सेगमेंटरी मैं समझाने की कोशिश करूँगा लेकिन बेसिक्स बिल्कुल नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में सेगमेंटरी कैसे लगेगा वो मैं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको अगर केवल सेगमेंटरी ही पढ़ना है तो उसको आप जाके किसी यूट्यूब से पढ़ के आ सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता ये सोल्यूशन तब, अगर मान लो आपको इसी सोल्यूशन में आपको सेगमेंटरी समझ में आ गया तो फिर आपके लिए वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आता तो किसी का वीडियो देख के आना और फिर इस क्वेश्चन में कैसे लग रहा है वो देखना, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक, आप देखते करते कैसे इसको, और पहले लगेगा क्यों सेगमेंटरी ये मैं बता देता हूँ कि पहले लगेगा क्यों। देखो आपके पास था 4 2 5, ठीक, और इधर वैल्यूज़ क्या थी 5 नहीं कुछ था 3 5 4 आई गेस ऐसा कुछ था। हाँ, तो अब देखो अब इस 4 के लिए क्या कर रहा हो, इस 4 के लिए आप किसी तरीके से इस रेंज में, रेंज क्वेरी होता है डेटा स्ट्रक्चर सेगमेंटरी आपका, इस रेंज में यानी कि इस पूरी एरे में किसी तरीके से अगर आप मुझे बता दो कि कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इस रेंज का मैक्स क्या है, इस रेंज का मैक्स है 5 और मेरे को क्या पुट करना है, मेरे को पुट करना है 4, तो क्या इस रेंज में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेरे से बड़ा है? हाँ, इस रेंज में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इससे बड़ा है ना। तो बेसिकली अब आपको पता चल गया कि इस रेंज में इससे बड़ा एलिमेंट है प्रेजेंट, और ये चीज़ आप कैसे पता कर सकते हो, ये चीज़ आपको लॉग एन टाइम में पता करनी है, क्योंकि अगर पूरे में ट्रैवल्स करके पता करने लगे तो फिर हो गया आपका काम, फिर आपका वो एन क्रॉस एम हो जाएगा इस रेंज में। लेकिन आप मैक्सिमम एलिमेंट अगर आपने लॉग एन में पता कर लिया, इस रेंज में मैक्सिमम एलिमेंट ऐसा कोई है जो कि 4 से बड़ा है, अगर देखो मिल गया आपको तो यानी कि आपका काम हो गया। आपका मतलब कि ये 4 तो अब आपके आंसर में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन आपने जो यूज़ किया है उसको जाके आपको -1 कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो अपडेट भी हो रहा है, पॉइंट अपडेट भी किया आपने, पॉइंट अपडेट और रेंज क्वेरी, यही आपका सेगमेंटरी का काम होता है। क्या काम होता है कि किसी रेंज में कोई एक पर्टिकुलर जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो वो एलिमेंट दे दो आपको, और एक किसी भी पॉइंट पे मैं जाके कहूँ कि इस वाले एलिमेंट को अपडेट कर दो तो उस वाले एलिमेंट को अपडेट भी कर दे। ये दोनों काम आपको लॉग इन में अगर करके दे रहा है तो वो डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका रेंज क्वेरी डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, तो अब देखो 2 की बात आई, 2 की बात आई तो अब आपने पूछा कि बताओ अब इस रेंज का मैक्सिमम क्या है। इस रेंज का मैंने कहा मैक्सिमम जो है वो है 4, तो इसने कहा ठीक है मेरा भी काम हो जाएगा इसका मतलब, यानी कि इस 2 के लिए मैक्सिमम एलिमेंट है 4। जरूरी नहीं कि इस 4 को ही अपडेट करो आप जाके, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट तो 4 है ना, मैक्सिमम 4 साइज़ की बकेट है। तो अगर एलिमेंट कोई भी ऐसा आपको मिलता है जो कि 4 या 4 से छोटा है, कोई भी ऐसा फ्रूट मिलता है तो वो किसी ना किसी बकेट पर जा सकता है, क्योंकि फाइनली इस 4 वाली बकेट में तो जा ही सकता है, लेकिन अगर मान लो इससे कोई छोटी बकेट है तो उसमें भी जा सकता है। ठीक, तो जैसे इस 2 के लिए तो कोई 4 वाली बकेट में नहीं जाएगा, ये जाएगा इस 3 वाली बकेट में।
ठीक, अभी भी इस रेंज का मैक्स क्या है, अभी भी इस रेंज का मैक्स है 4। अब ये 5 वाला फ्रूट आया, अब देखो ये इस 4 वाली बकेट में ही नहीं जा सकता, तो इससे बड़ी कोई बकेट ही नहीं है, तो यानी कि ये 5 फिर बिना किसी बकेट में गए ही रह जाएगा। तो बस यही फाइंड करने के लिए कि इस रेंज का मैक्स क्या है, और जाके बस उस एलिमेंट को अपडेट कर दो जिसको ये एलिमेंट, जो इस एलिमेंट से जस्ट बड़ा है, ठीक है, और सबसे पहले प्रेजेंट है, जो इस एलिमेंट से बड़ा है और इससे पहले प्रेजेंट है, उसको अपडेट भी आपको करना है। ये 2 काम अगर आपने कर दिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे कैसे। सेगमेंट्री का देखो तरीका क्या होता है। सेगमेंट्री का तरीका होता है कि मान लो आपके पास एलिमेंट्स थे, मान लो कौन कौन से एलिमेंट थे, 3 था, 3 था, लेट्स से 1 है आपके पास, लेट्स से आपके पास 5 है, लेट्स से आपके पास 4 है, ठीक, मान लो ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो क्या करते हो आप सेगमेंट्री में एक ट्री टाइप का बना के चलते हो जिसमें आप हर एक रेंज की बात कर रहे होते हो, ठीक, जिसमें आप क्या कर रहे होते हो, हर एक रेंज की बात कर रहे होते हो। ऐसा एक कुछ आप बाइनरी ट्री टाइप का कुछ बना के चलते हो, ठीक। तो अब ये तो आपके ओरिजिनल एरे हैं, ये जो लाल कलर से मैं लिख रहा हूँ ये ओरिजिनल एरे के इंडेक्स हैं जो एरे आपको दी हुई थी। ये अब जो ऊपर ये जो ट्री है ये आप एक इमेजिनरी ट्री बना के चलते हो, ठीक। इमेजिनरी मतलब ट्री होता है आपका प्रेजेंट, लेकिन आप इसको एज अ ट्री नहीं, एज अ एरे ही स्टोर करके चलते हो, लेकिन बेसिकली आप एक ट्री बना के चलते हो। अब देखो इस पोजीशन पे क्या पड़ा होगा, इस पोजीशन पे पड़ा होगा इस वाली रेंज का सॉल्यूशन, इस वाली रेंज का सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन हो। देखो हमारे केस में सॉल्यूशन क्या है, हमारे केस में है मैक्सिमम निकालना हमें, तो यानी कि इस रेंज का मैक्स पड़ा होगा। अब देखो 3 और 1 में पड़ा क्या है, 3 और 1 में पड़ा है आपका 3, तो ये आपका यहाँ पे पड़ा होगा। इसमें क्या पड़ा होगा, इसमें पड़ा होगा आपका 5 और 4 का मैक्सिमम। 5 और 4 का मैक्सिमम क्या है, 5 और 4 का मैक्सिमम है 5। अब इस रेंज में क्या पड़ा होगा, इस रेंज में आपका ये पूरे का पड़ा होगा, ठीक है, इस रेंज में आपका ये पूरे का पड़ा होगा। अब देखो ये पूरे का पड़ा होने के लिए क्या आपको फिर से इन सब में जाके मैक्स निकालने की ज़रूरत है, नहीं, ये क्योंकि इसके लिए आपको ये पूरी रेंज कंसीडर हो रही, ये पूरी रेंज कंसीडर हो रही, तो आपका इन दोनों का जो मैक्स होगा वो आपका फाइनल पूरी एरे का मैक्स हो जाएगा, ठीक। बेसिकली देखो आपका सेगमेंट ट्री बन के तैयार है, ठीक, सेगमेंट ट्री आपका पूरा बन के तैयार हो गया। अब लेकिन मुझे किसी भी अगर मान लो मुझे किसी अगर रेंज के लिए अब आंसर चाहिए, मान लो इसमें तो देखो आपको पूरे का ही आंसर चाहिए, लेकिन मान लो अगर आपको किसी रेंज का आंसर चाहिए होता तो आप कैसे निकालते हो सेगमेंट्री में, ये आप देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो अगर मान लो मेरे को इस रेंज का आंसर चाहिए होता, मान लो मेरे को चाहिए था 315, इस रेंज का मेरे को आंसर चाहिए मान लो, ठीक। मैंने अपने सेगमेंट्री से कहा कि बता दो मेरे को 315 में मैक्सिमम क्या है, ये मेरे को पता करना है, तो जाओ बताओ मुझे। तो देखो क्या होता है कि 315 वाली रेंज आप लेके आए, 0 से 2 की आप रेंज में आपको मैक्स चाहिए, तो आप इससे पूछा आपने कि तुम किस रेंज को डिनोट कर रहे हो, इसने कहा मैं 0 से 3 को डिनोट कर रहा हूँ। तो क्या ये रेंज पूरी ओवरलैप हो रही है इस रेंज में, देखो 0 से 3 की रेंज ये है, और मेरे को आंसर चाहिए 0 से 2 का, मेरे को आंसर चाहिए 0 से 2 का, तो क्या मैं इसका जो आंसर पड़ा हुआ है ये आंसर एज इट इज़ रिटर्न कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट एक्सक्लूडेड है, और हो सकता है जो मेरे आंसर में पड़ा हुआ है, जो मेरा 5 पड़ा हुआ है, ये हो सकता है इसी वाले की वैल्यू हो ना, ऐसा हो सकता है कि ये तीनों एलिमेंट छोटे हो और ये वाली वैल्यू जो हो वो इस 3 की वैल्यू हो, जो कि मेरा इस रेंज में इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अभी डायरेक्ट आंसर नहीं रिटर्न कर सकता हूँ, मुझे अपने नीचे जाके देखना पड़ेगा। जैसे ही मुझे एक ऐसी रेंज मिल जाएगी जो पूरी ओवरलैप हो रही है, मान लो मेरे को मिलती है 0,1, तो अब देखो 0,1 मेरी पूरी ओवरलैप हो रही है ना, इस 0,2 में पूरी ओवरलैप हो रही है, तो मैं ये इसका आंसर जो है वो रिटर्न कर सकता हूँ। लेकिन अभी क्योंकि एक ऐसी रेंज मिली हुई थी जो कि पूरी ओवरलैप नहीं हो रही थी, तो मैं उसका आंसर डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर सकता था, मेरे को नीचे जाके फर्दर अपने चिल्ड्रन से पूछना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखो अब बात आई इस वाली, अब मैंने कहा कि अब मेरे को अपने चिल्ड्रन से पूछना पड़ेगा। तो देखो 2 रेंज है मेरे पास, एक रेंज है ये 0,1 और एक रेंज है मेरे पास 2,3, ठीक। तो अब देखो इसने अपने लेफ्ट वाले से पूछा पहले कि लेफ्ट वाले चिल्ड्रन तुम बताओ तुम्हारी रेंज क्या है, इसने कहा मेरी रेंज है 0,1, इसने कहा मेरे को आंसर चाहिए 0,2 का, तो तुम ये क्योंकि पूरा ओवरलैप हो रहा हो तो तुम मुझे अपना आंसर दे दो। इसने अपना आंसर 3 दे दिया, ठीक। अब इसको अपने नीचे जाके नहीं पूछना है, क्यों, क्योंकि पूरी रेंज ही ओवरलैप हो रही है ना, तो अब नीचे जाके पूछने का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको हमें छोड़ना हो।
लेकिन अब राइट वाली रेंज की बात हो रही है। राइट वाली रेंज से पूछा इसने कि तुम अपनी रेंज बताओ। इसने कहा मेरी रेंज है 2,3 और मेरी रेंज जो है वो पूरी पूरी ओवरलैप नहीं हो रही है 0,2 में, क्योंकि 0,2 में खाली मेरा एक एलिमेंट आ रहा है, एक एलिमेंट नहीं आ रहा। तो इसने कहा ठीक है, तुम भी नहीं अभी अपने आप को डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो, तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भी अपने नीचे जाके पूछना पड़ेगा अपने चिल्ड्रन से। तो इसने कहा ठीक है। इसका देखो लेफ्ट वाला चिल्ड्रन क्या डिनोट कर रहा है, लेफ्ट वाला चिल्ड्रन डिनोट कर रहा है रेंज 2 से 2 तक, और राइट वाला डिनोट कर रहा है रेंज 3 से 3 तक। ठीक है, तो अब इसने अपने लेफ्ट वाले से पूछा कि तुम्हारी रेंज बताओ। इसने कहा मेरी रेंज है 2,2, 2 से लेके 2 तक। तो इसने कहा क्या 0,2 में 2 से 2 पूरा ओवरलैप हो रहा है। तो इसने कहा हाँ पूरा पूरा तो ओवरलैप हो रहा है। तो इसने कहा ठीक है, तो फिर अपना जो भी तुम्हारा आंसर है वो तुम एज इट इज़ रिटर्न कर सकते हो, तुम्हें अपने नीचे जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो इसके नीचे कुछ है नहीं, लेकिन अगर इसके नीचे कुछ होता भी तो भी तुम्हें जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेंज पूरी पूरी ओवरलैप हो रही है। तो तुम इस रेंज का जो भी मैक्सिमम है वो तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इसने कहा ठीक है, तुम अपना 5 जो है वो रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इसने अपना 5 अपने ऊपर वाले पेरेंट को रिटर्न कर दिया। ऐसे इसने राइट वाले से पूछा, राइट वाले चिल्ड्रन तुम बताओ क्या तुम्हारा 3,3 जो है वो पूरा पूरा ओवरलैप हो रहा है। इसने कहा 3,3 तो 0,2 में कहीं भी नहीं आ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। ये 3,3 तो बिल्कुल अलग रेंज हो गई जो तुम्हें चाहिए उससे। तो इसने कहा देखो तुम फिर किसी भी तरीके से मेरे आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुम किसी भी तरीके से मेरे आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, तो तुम कोई मुझे एक ऐसी वैल्यू रिटर्न करो जो कि आंसर में कभी भी आंसर ना बन सके। ठीक, तो क्योंकि इसमें तुम्हारे तुम क्या रिटर्न कर सकते हो, तुम इंट मैक्स भी तुम इंट मिन भी रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि इंट मिन कभी भी तुम्हारा आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, है ना। लेकिन बेसिकली हमारे इसमें सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, तो हम -1 भी अगर रिटर्न कर देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक, तो इसने मान लिया -1 रिटर्न किया। अब देखो इसका लेफ्ट वाला चिल्ड्रन ने रिटर्न किया 5, राइट वाले ने रिटर्न किया -1। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा दोनों में से मैक्स, क्योंकि हम फंक्शन क्या हमारा फंक्शन है मैक्स पता करना है। ठीक, तो इसने अपने ऊपर रिटर्न कर दिया 5, दोनों का मैक्स 5 और -1 का मैक्स। अब देखो इसका लेफ्ट वाले चिल्ड्रन ने रिटर्न किया था 3 और राइट वाला रिटर्न कर रहा है 5, तो 3 और 5 में से जो मैक्स होगा वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 और 5 में से मैक्स क्या है, 3 और 5 में से मैक्स है हमारा 5, तो 5 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम किसी भी रेंज में अपने मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, हर एक आदमी से जाके पूछेंगे। देखो 3 चीज़ें हो सकती है, या तो वो जो रेंज तुम आंसर में लेके आए हो, जो रेंज का तुम्हें आंसर चाहिए, मान लो 0,3 का आंसर चाहिए तुम्हें और तुम्हारे पास 5 एलिमेंट है। ठीक, तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो रेंज तुम्हारी करंट वाली रेंज है, जैसे हर एक आदमी एक रेंज को डिनोट कर रहा है ना, ये डिनोट कर रहा है 0,1 को, तो आप पूछोगे कि ये रेंज जो मैं डिनोट कर रहा हूँ क्या ये मेरे जो जिसका तुम्हें आंसर चाहिए उसमें पूरा पूरा ओवरलैप हो रहा है कि नहीं। अगर पूरा पूरा ओवरलैप हो रहा है तो मेरे को अपने नीचे जाके किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा कि हाँ यही होगा मेरा आंसर। ठीक, मतलब कि मेरे को तुम डायरेक्ट कंसीडर कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, दूसरी चीज़ हो सकती है कि पार्शियली ओवरलैप कर रही हूँ, यानी कि ऐसा हो सकता है कि मेरे को जैसे इस केस में हुआ था कि मेरे को चाहिए आंसर 0,2 का और मेरी रेंज किसको डिनोट कर रही है, मेरी रेंज डिनोट कर रही है 0,3 को, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेरे फाइनल आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे। तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस केस में तुम्हें फर्दर अपने नीचे जाके पता करना पड़ेगा कि आंसर बताओ, अलग अलग रेंज में तोड़ोगे और फाइनल अपना आंसर जो भी आएगा उसको बिल्ड करते हुए ऊपर भेजोगे। और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है कि कोई ओवरलैप नहीं है, नो ओवरलैप, यानी कि जो भी तुम्हारी रेंज है, जैसे कि मान लो 0,2 का तुम्हें आंसर चाहिए था और तुम्हारी रेंज है मान लो 3,4, 0,2 इधर है 3,4 इधर है, कोई भी ओवरलैप है नहीं। तो इस केस में भी तुम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो। क्या रिटर्न करोगे, इस केस में ऐसा कुछ रिटर्न करोगे जो कि तुम्हारे आंसर का कभी पार्ट नहीं बन सकता है, तो या तो इंट मिन रिटर्न कर दो। इस केस में तो -1 भी कर सकते थे क्योंकि तुम्हारे सारे एलिमेंट पॉजिटिव है, तो -1 कभी भी तुम्हारा आंसर का पार्ट नहीं बन सकता है। ठीक, तो 3 केसेस में से 2 में तुम डायरेक्ट रिटर्न करोगे। जब तुम्हारा फुल ओवरलैप होगा, यानी कि पूरा पूरा जो रेंज है तुम्हारी वो आंसर में आएगी, तो उस केस में जो तुम्हारी वैल्यू पड़ी हुई है सेगमेंट्री में वही रिटर्न कर दो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि तुम्हारा नो ओवरलैप, कोई भी ओवरलैप नहीं है, उस केस में -1 रिटर्न कर दोगे या तो इंट मिन। ठीक, तीसरा केस हो सकता है जब तुम्हारा पार्शियल ओवरलैप हो, उस केस में क्या करोगे, अपने नीचे जाओगे, नीचे वाले दोनों की रेंज निकालोगे, उनसे पूछोगे अब तुम कि अपना तुम आंसर बताओ और तुम दोनों का जो भी फंक्शन लगाना होगा मुझे, इस केस में मैक्स फंक्शन लगेगा, तो दोनों का मैक्स जो है वो मैं फाइनल ऊपर रिटर्न करूँगा। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा, कोई भी रेंज का तुम्हें अगर सॉल्यूशन बताना हो तो वो रेंज का सॉल्यूशन ऐसे बता सकते हो तुम। ठीक, अब देखो दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है पॉइंट अपडेट। ठीक,
पॉइंट अपडेट ये भी तुम्हारा सेगमेंटरी करता है। अब इसको भी तुम्हें लॉग एन में करना है। जैसे मान लो तुम्हारी वैल्यूज़ दी हुई हैं 3154, ठीक। फिर से हम एक सेगमेंटरी बनाएंगे। अभी हमने एक जो एक फंक्शन तुम्हारा इम्प्लीमेंट करता है सेगमेंटरी, वो देखा है। क्या देखा है कि किसी भी रेंज का हमें अपना आंसर बताना है तुम्हें, तो किसी भी रेंज का आंसर तुम बता सकते हो लॉग एन में। अब दूसरा जो एक चीज़ होती है जो सेगमेंटरी करता है वो होता है पॉइंट अपडेट। पॉइंट अपडेट किसी भी चीज़ की जल्दी से कर सकता है, तो वो भी हमें देखना है कि कैसे कर सकता है, ठीक। हमने बना लिया अपना सेगमेंटरी, हर एक की वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी। सेम कलर से बताता हूँ। तो 3 और 1 का मैक्स 3, 5 और 4 का मैक्स 5, और फाइनली ये 5, ठीक। ये कौन सी रेंज देखो, अभी ये 0 1 2 3, ठीक। ये 3 कौन सी रेंज डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है 0 से 0, ये तुम्हारा 1 से 1, ये तुम्हारा 2 से 2, ये तुम्हारा 3 से 3, ठीक। अब ये 2 से 3, ये 0 से 1, और ये 0 से 4, ठीक। ये सारी रेंजेस डिनोट हो गई। अब देखो, अब मैंने तुमसे कहा कि तुम जाके जो मेरा एरे ऑफ 2 है उसकी वैल्यू को कर दो। क्या? उसकी वैल्यू को जाके तुम कर दो, मान लो मैंने कहा 2 कर दो, तो यानी कि इस 5 की वैल्यू को 2 कर दो, ठीक। इस 5 की वैल्यू को तुम्हें 2 करना है। अब 2 तो देखो डायरेक्ट तुम क्या कर सकते हो, अपनी एरे में जाओ और इसको 2 कर दो, ठीक। इसको तुमने 2 कर दिया, लेकिन इसको डायरेक्ट 2 नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये फाइनल देखो ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ 5। अगर मैंने तुमसे भी पूछा कि 0 से 4 का बताओ आंसर, सॉरी 0 से 3 का आंसर बताओ, ये 0 से 4 नहीं है, 0 से 3 है, 0 से 3 का आंसर बताओ, तो तुम बता दोगे 5, क्योंकि ये फुल ओवरलैप है, और जो भी इसमें पड़ा हुआ है वो वैल्यू रिटर्न कर दो। लेकिन क्या एक्चुअल में 5 है? 5 तो तुम्हारी पूरी एरे में ही कहीं नहीं प्रेजेंट है। तो ये 2 डालोगे तो तुम इस पर, लेकिन अपने सेगमेंटरी को भी तो अपडेट करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये कैसे करेंगे आओ देखो। अब इस रेंज पे आए तुम 0,3 पे आए, ऊपर से स्टार्ट करोगे अपने रूट से। हमेशा किसी को भी अपडेट करना है तो ऊपर से स्टार्ट करोगे। देखो अब तुम्हें अपडेट कौन सी रेंज करनी है? तुम्हें अपडेट करनी है रेंज 2,2 वाली, ठीक। तुम्हें इस 2,2 वाली रेंज को अपडेट करना है। तो देखो अब ये 0,2 है, 0,3 है। इसने पूछा कि 2 मेरे किस साइड पे लाई करेगा? 0,1 पे लाई करेगा क्या 2 मेरा? नहीं। क्या 2,3 पे लाई करेगा? हाँ 2,3 पे लाई करेगा। यानी कि अब तुम्हें देखना है कि इन रेंजेस में से किस रेंज में आएगा 2, या तो इस रेंज में आएगा या तो इस रेंज में आएगा। किसी एक ही रेंज में आ सकता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इधर भी आए इधर भी आए, क्योंकि रेंजेस जो हैं इसके चिल्ड्रन वाली वो किसी भी ओवरलैप में नहीं है, वो दोनों सेपरेट रेंजेस है। तो 0,1 में नहीं आ रहा तो 2,3 में आएगा, ठीक। तो इधर आ गए तुम, ठीक। अब मैंने पूछा कि 2,3 तुम बताओ क्या तुम 2 वाली रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हो? इसने कहा नहीं, मैं तो 2,3 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक। तो इसने कहा कि ठीक है, तुम अपने चिल्ड्रन से पूछो कि 2 किस तरफ आएगा, 2 इस तरफ आएगा या तो 2 इस तरफ आएगा। 2 मेरा, इसने कहा कि देखो इधर तो 3,3 आ रहा है, इधर आ रहा है 2,2, तो यानी कि 2 मेरा इसी तरफ आएगा, ठीक। अब इस पे आए, अब ये तुम्हारा 2,2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तुम्हारे 2,2 वाली रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसने कहा ठीक है, अब तुम अपने आप को अपडेट कर लो, तुम्हारी वैल्यू आज से हो गई 2, ठीक। तुम्हारी वैल्यू आज से हो गई 2, ठीक। अब देखो, अब इसको तो अपडेट कर दिया तुमने, वैल्यू तुम्हारी चेंज हो गई, लेकिन अब तुम्हें ऊपर जाते हुए क्या करना है? ऊपर जाते हुए तुम्हें फिर से अब वैल्यू कंप्यूट करनी है, क्योंकि तुम्हारा कोई एक वैल्यू ऐसी है जो चेंज हो गई है। तो अब तुम्हें आंसर फिर से बिल्ड करना है। तो अब क्या करोगे तुम? वापस जब ऊपर जाओगे तो क्या करोगे तुम? तो अब तुम इसका आंसर फिर से कंप्यूट करोगे। इसका आंसर कैसे कंप्यूट करोगे? अपने चिल्ड्रंस का जो मैक्स है वो निकालोगे, फिर से अपने चिल्ड्रन का मैक्स। इसका लेफ्ट चिल्ड्रन है 2, इसका राइट चिल्ड्रन है 4, तो अब इसका मैक्स क्या हो गया? मैक्स हो गया 4, ठीक। ऐसे ही अब ऊपर जाओगे फिर से, इसका लेफ्ट चिल्ड्रन क्या है, इस वैल्यू को भी अपडेट करोगे। इसका लेफ्ट चिल्ड्रन क्या है? इसका लेफ्ट चिल्ड्रन है 3, इसका राइट चिल्ड्रन है 4, तो इसको अपडेट कर दोगे 4। अब देखो 0,3 का अगर तुमसे आंसर पूछे कोई, तो तुमने आंसर बताया 4, जो कि तुम्हारा आंसर है करेक्ट। तो यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए तुम ढूंढते जाओगे कि किस तरफ वाली वैल्यू अपडेट होने वाली है, और जैसे ही उस वैल्यू को अपडेट कर दोगे, अब फिर से ऊपर जाते हुए, क्योंकि जिस जिस रेंज में ये वैल्यू प्रेजेंट थी उसी रेंज से तो तुम नीचे आए हो। अब जिस जिस रेंज में ये वैल्यू प्रेजेंट है उस रेंज को तुम्हें दोबारा अपडेट करना पड़ेगा। दोबारा कैसे अपडेट करोगे? जो उसके चिल्ड्रंस का मैक्स है उसको निकाल के उस पर रख दो, फिर अब इस वाले को भी चेंज करना है, तो इसके जो दोनों चिल्ड्रंस है उसका मैक्स होगा, इसको उठा के यहाँ पे रख दो। तो बेसिकली इस तरीके से तुम किसी भी पॉइंट को अपडेट कर सकते हो।
तो दोनों ऑपरेशंस देख लिए हम कैसे होते हैं, पॉइंट अपडेट भी इसमें देख लिया हमने और रेंज क्वेरी भी कैसे करनी है वो भी देख लिया। ठीक, तो अब बेसिकली सेगमेंट ट्री का काम यही होता है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है सेगमेंट ट्री की, ये तुम जाके किसी और वीडियो में देख लो। देखो मैंने तुम्हें मोटा मोटा समझा दिया है कि कैसे होता है। हो सकता है कि तुम्हें दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है तुम्हें वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ भी जाए। अगर तुमने कभी देख रखा ऑलरेडी पहले तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाँ बेसिक वाला सेगमेंट ट्री है ये तुम्हारा सिंपल सेगमेंट ट्री है जिसमें पॉइंट अपडेट होती है। एक तुम्हारा लेजी प्रोपोगेशन वाला भी होता है जिसमें तुम्हारी पूरी रेंज अपडेट और रेंज क्वेरी होती है, उसका भी इसमें काम नहीं है। इसमें तुम्हें पॉइंट अपडेट करना है और रेंज क्वेरी करनी है। ठीक, तो आप देखें अब हम अपना सोल्यूशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। देखो हमें क्या करना है, हमें रेंज क्वेरी तो देखो तुम्हें पता है कैसे करनी है। रेंज क्वेरी किस रेंज में करनी है, पूरी एरे में ही तुम्हें निकालना है मैक्सिमम। तो पूरी एरे का मैक्स निकालने के लिए तुम्हें 0,n-1 के लिए रेंज क्वेरी लगा दोगे हर बार। ठीक, रेंज क्वेरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पॉइंट अपडेट कैसे करना है, पॉइंट अपडेट करना है तुम्हें पहली ऐसी वैल्यू जो कि उससे बड़ी है। ठीक है, पहली ऐसी वैल्यू जो कि उससे बड़ी है। तो ये अब कैसे कर सकते हो तुम, देखो ये अब ऐसे कर सकते हो तुम्हें मान लो दिया हुआ 3 1 5 4। ठीक है, सेगमेंट ट्री अपना तुम जल्दी से बना लोगे। सेगमेंट ट्री कैसे बनेगा, ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया तुम्हारा 3, यहाँ पे इसका मैक्स आ जाएगा 5, यहाँ पे इसका मैक्स आ जाएगा 5। ठीक, तो अब देखो अब मान लो तुम्हें पता करना है पहली ऐसी वैल्यू जो कि तुम्हारी 4 से बड़ी है। ठीक, पहली ऐसी वैल्यू जो कि तुम्हारी 4 से बड़ी है। अब देखो ये कैसे कर सकते हो तुम, अब 5 के लिए आए तुम। ठीक, ऊपर आए, स्टार्टिंग तो तुम 5 से करोगे। ठीक, स्टार्टिंग तुमने 5 से करनी चालू करी। अब तुमने पूछा क्या इस रेंज में मेरी वैल्यू ऐसी जो है जो कि 4 से बड़ी, ऐसी कोई भी वैल्यू जो है 4 से बड़ी प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसने कहा कि हाँ देखो क्योंकि मैक्स वैल्यू जो है, मैक्स वैल्यू है 5, तो यानी कि ऐसी एक ना एक वैल्यू जो है तो है मेरी पूरी रेंज में जो कि तुम्हारी 4 से बड़ी है। तो इसने कहा गुड, मतलब कि मेरा आंसर जो है वो मैं अपने आंसर में तो कंट्रीब्यूट नहीं करूँगा, मतलब कि मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई बास्केट में तो मैं जाके बैठ ही जाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है, अब तुम्हें पता करना है कि किस बास्केट में जाके बैठेगा, क्योंकि उस बास्केट की वैल्यू को तुम्हें जाके बाद में -1 करना है कि वो बास्केट यूज़ हो चुकी है। ठीक, तो इसलिए तुमने स्टार्ट किया। अब तुमने कहा देखो कि 5 है इसका आंसर और मेरी वैल्यू है 4। ठीक, तो इसने कहा ठीक है, अब मैं किस तरफ जाऊँ। देखो इस तरफ तुम्हारा, अगर तुम लेफ्ट साइड देखो तो लेफ्ट साइड वाली रेंज का मैक्स क्या है, लेफ्ट साइड वाली रेंज का मैक्स है 3। ठीक, तो इसने कहा कि क्या मैं लेफ्ट साइड वाली किसी भी बास्केट में बैठ सकती हूँ। इसने कहा नहीं बैठ सकते हो। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में तुम्हारा जो मैक्स है वही तुम्हारा 3 के बराबर है। तो यानी कि तुम्हारी वैल्यू है 4, लेफ्ट साइड का जो मैक्सिमम बास्केट जो खाली है उसकी वैल्यू है 3, तो तुम जाके बैठ ही नहीं सकते हो। तुमको ऐसी कोई बास्केट चाहिए जिसकी वैल्यू 4 या 4 से बड़ी हो, तुम लेफ्ट में कहीं नहीं जाके बैठ सकते हो। तो इसने कहा क्या मैं राइट में कहीं जाके बैठ सकता हूँ। इसने कहा हाँ तुम राइट वाली बास्केट में जाके बैठ सकते हो, क्योंकि इसका जो मैक्स है वो है 5, इसका मैक्स है 5। तो इसने कहा तुम्हारी वैल्यू है 4, राइट का मैक्स है 5, तो यानी कि तुम राइट वाली बास्केट में जाके बैठ सकते हो। देखो तुम प्रेफरेंस किसको दोगे, अगर मान लो दोनों तरफ तुम्हारा मैक्स होता वो 4 से बड़ा था तो तुम किसको प्रेफरेंस दोगे, तुम प्रेफरेंस दोगे लेफ्ट वाले को, क्योंकि तुम्हें लेफ्ट मोस्ट ऐसी वैल्यू पता करनी है जिसमें 4 बैठ सकता हो। ठीक, तो तुम प्रेफरेंस देते लेफ्ट वाले को, लेकिन क्योंकि लेफ्ट वाले में जाके बैठ नहीं सकते हो तो तुम राइट वाले को प्रेफरेंस दोगे। ठीक, क्योंकि लेफ्ट में बैठ ही नहीं सकते हो तो राइट में जाकर बैठ सकते हो, तो राइट में बैठा लोगे जाके इसको। ठीक, अब देखो इस पे आए, अब इस पे आए तो अब इसने पूछा कि बताओ मैं ये 4 किधर लेके जाऊँ, मैं क्या लेफ्ट वाली बास्केट में जाऊँ कि राइट तरफ वाली रेंज में जाऊँ। ठीक है, तो इसने कहा देखो लेफ्ट तरफ रेंज में जाओगे तो उधर का मैक्स है 5 और तुम 5 वाली बास्केट में जाके बैठ सकते हो, और राइट में अगर लेके जाओगे तो उसका मैक्स है 4। तो अब देखो अब वाला केस आ गया जिसमें लेफ्ट में भी जा सकता है राइट में भी जा सकता है, लेकिन किधर वाले को प्रेफरेंस दोगे, प्रेफरेंस दोगे तुम लेफ्ट वाले को। क्यों, क्योंकि तुम्हें लेफ्ट मोस्ट ऐसी बास्केट बतानी है जिसमें जाके बैठ सकता है। तो इसने कहा ठीक है, अब मैं लेफ्ट की तरफ जाता हूँ। लेफ्ट की तरफ गया तो इसने कहा देखो अब रेंज खत्म हो चुकी है, अब एक सिंगल एलिमेंट आ चुका है। ठीक है, क्योंकि ये रेंज कौन सी थी, ये रेंज है 2,2, तो अब इसको इस रेंज को फर्दर तुम किसी में डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो अभी ये रेंज खत्म हो चुकी है, यानी कि अब सिंगल एलिमेंट बचा है। तो इसने कहा कि ठीक है तो फिर आप यहीं पे बैठ जाओ। अब यहीं पे बैठोगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुम्हें करनी है अब पॉइंट अपडेट।
पॉइंट अपडेट करनी है इस जगह पे। बैठने का मतलब है कि डायरेक्ट बैठोगे नहीं, पॉइंट अपडेट वाला फंक्शन कॉल करोगे। पॉइंट अपडेट यानी कि इसको तुम -1 करोगे, इसको -1 करा तो क्या होगा, अब ऊपर इसकी रेंज को भी इफेक्ट होगा। रेंज को इफेक्ट कैसे होगा, ऊपर जाओगे तो तुम क्या करोगे, अब फिर से अपडेट करोगे। -1 और 4 में मैक्स क्या है, -1 और 4 में मैक्स है 4। फिर ऊपर जाओगे, 3 और 4 में मैक्स क्या है, 3 और 4 में मैक्स है 4। तो देखो पॉइंट अपडेट भी किया तुमने और फिर से अपने आंसर को फाइनली इवेल्यूएट भी कर लिया। ठीक, अब तुम्हें दोनों ऑपरेशंस पता हैं। क्या पता है, रेंज का काम कब है, रेंज का क्वेरी का काम है जब तुम्हें पता करना है कि तुम्हें किस तरफ जाना है। इस तरफ जा सकते हो, इस तरफ जा सकते हो। इस केस में तुम्हें काम है रेंज की क्वेरी का। और तुम्हें पॉइंट अपडेट का काम कब है, जब तुम्हें फाइनल पता चल जाए कि किस वैल्यू को चेंज करना है, उस वैल्यू को तुम फिर जाके -1 पे चेंज कर दोगे। ठीक, तो देखो ये बेस्ट तरीके से मैं तुम्हें समझा सकता था। अब उम्मीद करता हूँ देखो तुम्हें समझ में आएगा। अगर अब नहीं समझ में आया तो तुम्हें देखो मेन ये क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें ये सेगमेंट ट्री नहीं समझ में आ रहा है। तो अब इस केस में मैं तुमसे कहूँगा कि तुम जाओ और कोई भी सेगमेंट ट्री के वीडियो देख के आओ। अगर तुम सेगमेंट ट्री का वीडियो देख के आए हो और फिर से ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से मैंने जहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, फिर से वापस वहाँ पे जाओ और वहाँ से अब देखने की कोशिश करो और कॉपी पेन उठाओ। बिना देखो लिखे तुम्हें सेगमेंट ट्री तो नहीं समझ में आने वाला, इसकी मैं गारंटी तुम्हें दे सकता हूँ। तो कॉपी पेन उठाओ, ये तुम रेंज बना के देखो और देखो अगर तुम्हें सेगमेंट ट्री समझ में आता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। क्या ही करना है, तुम्हें बस रेंज में जाते जाना है और फाइनली वो वैल्यू पहली पता चल जाएगी। तुम्हें लेफ्ट वाले को प्रेफरेंस देते जाओगे तो हमेशा तुम्हें वो वैल्यू पता चल जाएगी जो तुम्हें अपडेट करनी है, उस पर जाके पॉइंट अपडेट लगा दो। ठीक, अगर अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो बेसिकली तुम्हें सेगमेंट ट्री नहीं समझ में आया, तुम्हें ये सॉल्यूशन समझने में दिक्कत नहीं होगी अगर तुम्हें सेगमेंट ट्री आता है तो। ठीक है, तो अब एक बार इसका कोड देख लो। देखो कोड अगर तुम सेगमेंट ट्री के जाके देखोगे तो कोड तो तुम्हें वैसे भी समझ में आ ही जाएगा, लेकिन मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ तुम्हें कोड कैसे, मैंने क्या लिखा हुआ है। तो देखो तुम्हें बेसिकली मैंने सेगमेंट ट्री स्टार्टिंग में डिफाइन कर लिया है। ठीक, सेगमेंट ट्री अपना बिल्ड कर लिया है। सेगमेंट ट्री कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, तुम अपना वही स्टार्टिंग में इनिशियल जो भी होता है वो करते हो। कैसे करते हो कि तुम्हारा अगर कभी भी देखो 3 चीज़ें होती हैं, ये स्टार्ट और एंड होता है तुम्हारा रेंज। ये रेंज होती है तुम्हारी एरे की रेंज। एरे की रेंज यानी कि कौन सी रेंज को डिनोट कर रहा है। जैसे हमारी रेंज थी ना कि 0,3 डिनोट कर रहा था सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, फिर ये डिनोट कर रहा था 0,4। तो बेसिकली वैसे ही ये स्टार्ट और एंड होता है कि कौन सी रेंज डिनोट कर रहा हो, और ये एन होता है इस नोड की वैल्यू। देखो हमने कहा था ना कि एक ट्री फॉर्म में नहीं स्टोर कर रहे हैं, हम किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, हम इसको स्टोर कर रहे हैं एक एरे के फॉर्म में। तो बेसिकली हमने इसको एक नंबर से डिनोट कर दिया कि ये मेरा पहला वैल्यू है। किसी दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं तुम्हें, मान लो मैं तुम्हें ब्लैक कलर से दिखाता हूँ। ये मेरी पहली वैल्यू है, ये मेरी दूसरी वैल्यू है, ये मेरी तीसरी वैल्यू है, ये मेरी चौथी वैल्यू है, ये मेरी 5वीं वैल्यू है, ये मेरी 6ठी वैल्यू है, ये मेरी 7वीं वैल्यू है। ठीक, तो अब हम एक 7-8 साइज़ का एरे बनाएंगे और उसमें स्टोर कर लेंगे ये मेरी सारी वैल्यूज़। अब देखो किसी का तुम्हें चिल्ड्रन पता करना है तो कैसे पता करो, किसी का भी चिल्ड्रन पता करने का फॉर्मूला होता है कि मान लो तुम्हें 1 का चिल्ड्रन पता करना है। ठीक, तो 1 के चिल्ड्रन होंगे, 1 का चिल्ड्रन होगा 2n और 2n+1। ठीक, अगर तुम n का चिल्ड्रन पता करना है, तुम्हें n की वैल्यू मान लो 1 है तो n का चिल्ड्रन कौन होगा, 2 × 1 2 और 2 × n+1 यानी कि 3। तो 1 का चिल्ड्रन देखो होगा 2 और 3। अब मान लो तुम्हें 2 का चिल्ड्रन पता करना है तो 2 का चिल्ड्रन होगा 2n यानी कि 4 और 2n+1 यानी कि 5। 2 का चिल्ड्रन होगा 4 और 5। 3 का चिल्ड्रन पता करना है तो 2n यानी कि 6 और 2n+1 यानी कि 7। तो किसी का भी चिल्ड्रन पता करने का फॉर्मूला होता है 2n और 2n+1 सेगमेंट ट्री। ठीक, क्योंकि तुम डिनोट कर रहे हो इसको एज अ एरे नॉट एज अ ट्री। ठीक, तो बस सेम चीज़ हो गई। देखो अब मान लो तुम्हारी रेंज खत्म हो गई, यानी कि स्टार्ट और एंड सेम है, यानी कि एक सिंगल वैल्यू को डिनोट कर रही है। तो क्या कर सकते हो तुम, तो तुम अपने सेगमेंट ट्री को डायरेक्ट भर सकते हो कि सेगमेंट ट्री की वैल्यू क्या होगी, जो कि मेरी बास्केट की वैल्यू होगी वही मेरे सेगमेंट ट्री की वैल्यू होगी। ठीक, तो ये तो तुम्हारा बेस केस हो गया कि जब तुम्हारी रेंज बिल्कुल ख़त्म होकर एक सिंगल एलिमेंट पे आ गई। अगर मान लो सिंगल एलिमेंट पे नहीं आई है, यानी कि अभी भी तुम्हारी किसी रेंज को डिनोट कर रहा है, तो 0,2 का आंसर कैसे पता करोगे, 0,2 का आंसर पता करोगे इसके चिल्ड्रंस का आंसर पता करके। इसका चिल्ड्रंस कैसे निकालोगे, मिड से डिवाइड करोगे। एक रेंज इधर होगी, एक रेंज इधर होगी। एक रेंज होगी स्टार्ट से लेके मिड तक, एक रेंज होगी मिड+1 से लेके एंड तक। तो 2 रेंजेस तुमने निकाली, मिड निकाल लिया। अब देखो 2 रेंजेस का आंसर तुम्हें पता करके आना है, तो यानी कि स्टार्ट से लेके मिड तक का आंसर पता करके आओ। और वो चिल्ड्रन होगा कौन सा, वो होगा लेफ्ट चिल्ड्रन, यानी कि 2 × n। अभी बताया ना कि 2n होता है तुम्हारा लेफ्ट चिल्ड्रन, राइट चिल्ड्रन होता है 2n+1। ठीक, तो लेफ्ट चिल्ड्रन तुम्हारा स्टार्ट से मिड तक होगा, वो होगा 2n। राइट चिल्ड्रन होगा तुम्हारा मिड+1 से लेके एंड तक, वो होगा 2n+1।
दोनों का आंसर पता करके आओ। अब फाइनली क्या करोगे, फाइनली तुम्हें अपना आंसर अपडेट करना है। अपना आंसर कैसे अपडेट करोगे, अपना आंसर अपडेट करोगे दोनों चिल्ड्रंस का आंसर को मैक्स निकाल के। तो दोनों चिल्ड्रन कहाँ पे स्टोर है, सेगमेंट ट्री ऑफ 2n में पड़ा होगा तुम्हारे लेफ्ट वाले का आंसर, सेगमेंट ट्री ऑफ 2n+1 में पड़ा होगा राइट चिल्ड्रन का आंसर। दोनों का अपडेट, दोनों का मतलब मैक्स निकाल के तुमने अपने आप को अपडेट कर लिया। ठीक, ये बेसिकली तुमने अपना पूरा सेगमेंट ट्री क्रिएट कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें सर्च वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। सर्च वाला फंक्शन क्या है, सर्च वाला फंक्शन है कि 4 के लिए तुम्हें अब पता करना है कि कौन सी पहली वैल्यू होगी जिसको तुम अपडेट कर सकते हो। ठीक, तो उस केस में क्या करोगे तुम, देखो 3 चीज़ें बताई थी मैंने। पहली चीज़ देखो, सेगमेंट ट्री ऑफ n की वैल्यू अगर तुम्हारी k से छोटी है, यानी कि तुम्हें मान लो 4 के लिए चाहिए और तुमने देखा कि जो मैक्स है इसका वो तुम्हारा 4 से छोटा है, तो यानी कि इस केस में क्या होगा, इस केस में तुम इस रेंज, ये रेंज तुम्हारे लिए बेकार है ये रेंज, क्योंकि इसका आंसर तो तुम्हारा मान लो इसका मैक्स था 3 और तुम 4 हो, तो 4 को तुम 3 वाली बास्केट में क्या रख सकते हो, नहीं, इस पूरी रेंज में ही मैक्सिमम बास्केट की वैल्यू है 3 और तुम्हें 4 वाली चाहिए, तो ये रेंज तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम यहाँ से रिटर्न कर दोगे -1। ठीक, अब दूसरी वैल्यू है कि कभी भी अगर तुम मान लो ऐसी वैल्यू पे पहुँच गए हो जो सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू कब पहुँचोगे, जब तुम्हारी रेंज छोटी होती रहे। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इस 5 पे आ गए थे तुम, तब क्या था 2,2 डिनोट कर रहा था ना, तो उस केस में क्या कर रहे थे तुम, उस केस में तुम्हें इस रेंज पे पॉइंट अपडेट लगाना है। तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में तुमने क्या किया, इसको तुमने -1 रख दिया, यानी कि -1 से अपडेट कर दिया ना, पॉइंट अपडेट लगाना तो तुमने -1 कर दिया। और अब क्या करोगे तुम, अब करोगे तुम, मान लो ये दोनों चीज़ें तुम्हारी नहीं है, दोनों चीज़ें अगर तुम्हारी नहीं है तो तुम क्या करोगे, तो तुम अपना सिंपल वही दो तरीके से डिवाइड करोगे, मिड निकालोगे और एक कॉल लगाओगे तुम लेफ्ट की तरफ। देखो अब लेफ्ट वाले को क्योंकि प्रेफरेंस मिलेगी, लेफ्ट वाले को तुम्हारी प्रेफरेंस मिलेगी, अगर तुम्हारी लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो के या के से बड़ी है तो तुम क्या करोगे, हमेशा लेफ्ट में जाओगे। तो हमेशा लेफ्ट की तरफ गए और लेफ्ट में लगाया तुमने सर्च फंक्शन, लेफ्ट वाली वैल्यू होगी 2n और रेंज होगी तुम्हारी स्टार्ट से लेके मिड तक। ठीक, अगर तुम्हें लेफ्ट में नहीं जा पाए तो अब क्या करोगे, अब तुम जाओगे राइट में, अब तुम राइट की तरफ गए और राइट में क्या होगा, राइट में तुम्हारा वैल्यू कौन सी होगी 2n+1 और रेंज क्या होगी, रेंज होगी मिड+1 से लेके एंड तक। ठीक, अब तुमने देखो क्योंकि तुमने अब नीचे चेंजेस कुछ कर रखे हैं, तो मैंने क्या कहा था कि जब भी तुम ऊपर आओगे, जब भी तुम ये सारी कॉल लगा के नीचे से ऊपर आओगे तो क्या करोगे, तुम फाइनली इस वैल्यू को दोबारा चेंज करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है नीचे कोई वैल्यू चेंज हुई हो। ठीक है, तो अब तुम्हें इस वाली वैल्यू को दोबारा कैलकुलेट करना है। दोबारा कैसे कैलकुलेट करते हो, दोबारा कैलकुलेट करने के लिए तुम क्या करोगे, अपनी वैल्यू को चेंज कर दोगे फिर से, किससे, तुम्हारा लेफ्ट वाले चिल्ड्रन की वैल्यू और राइट वाले चिल्ड्रन की वैल्यू। ठीक, और फाइनली तुम अपनी ये पोजीशन रिटर्न कर दोगे। तो बेसिकली अगर यहाँ पे तुम लूप देखो तो लूप में क्या करोगे, पोजीशन के लिए तुम ये सर्च फंक्शन को कॉल कर रहे हो पूरी रेंज पे, पूरी रेंज क्या है 0 से n-1 और पहला एलिमेंट क्या था, पहला एलिमेंट था 1। ठीक, अगर तुम्हें -1 मिलता है पोजीशन, अगर तुम्हें -1 फाइनली मिलती है क्योंकि स्टार्टिंग में पोजीशन -1 लेके चली गई, अगर -1 मिलती है यानी कि इसको तुम्हें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला है जिसको तुम अपडेट करके -1 कर पाओ। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला है जिससे तुम इसको अपडेट कर पाओ, इस रेंज का जो मैक्स था वो तुम्हारा इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें यानी कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिला है, तो यानी कि ये तुम्हारा आंसर में कंट्रीब्यूट कर देगा। ठीक, अब देखो ये मैंने तुमको बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करी, अगर तुम समझ गए हो तो देखो कोड लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कोड अगर तुम एक बार देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर पहली बार तुम सेगमेंट्री कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर तुम पहले कर चुके हो सेगमेंट्री तो तुम्हें शायद ये वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़ी हो, लेकिन हाँ सेगमेंट्री थोड़ा सा कठिन है, बट हाँ अगर करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली समझ में आएगा। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम जाके किसी और का वीडियो देख के आओ जो कि तुम्हें सेगमेंट्री समझा दे। अगर तुम्हें एक बार सेगमेंट्री समझ में आ गया तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सेगमेंट्री का, बहुत ही कठिन क्वेश्चन होते हैं सेगमेंट्री के बेसिस। ठीक है, तो अगर तुम्हें सेगमेंट्री समझ में आ गया तो दोबारा आओ फिर से वीडियो, अब स्टार्टिंग से देखना चालू करो जहाँ से ये क्वेश्चन समझाना चालू किया। अब तुम दोबारा अगर जहाँ से स्टार्ट किया मैंने समझाना, वहाँ से अगर देखोगे और देखते हुए यहाँ तक आओगे तो मैंने कई चीज़ें बहुत बार रिपीट करी है। अब मैं फिर से रिपीट करूँगा तो फालतू में वीडियो लेंथी हो जाएगा और बात तुम्हें वैसे भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि दिक्कत इस क्वेश्चन की नहीं है, दिक्कत है जो टॉपिक है उसकी दिक्कत है। ठीक है, तो मैंने उम्मीद करी है पूरी तरीके से समझाने की। मैंने इस क्वेश्चन में भी तुम्हें बताने की कोशिश करी कि कैसे तुम्हारा रेंज क्वेरी काम करती है, कैसे तुम्हारा पॉइंट अपडेट काम करता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो देख के आओ, फिर से इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, तुम्हें डेफिनेटली समझ में आएगा। कॉपी पेन उठाओ, लिख के देखो। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता, तुमने ये सब कुछ करके देख लिया, फिर भी तुम्हें कोई चीज़ ऐसी है जो खटक रही है, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आ रही, तो वो मुझसे तुम कमेंट में पूछो, मैं तुम्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।